नमस्कार साथियों, study.com में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए घर बैठे शिक्षा। आप सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, study.com चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जो है वो ज़रूर से ज़रूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके और हमारे वीडियोस को आप टाइम से देख सकें। मैं आपको पढ़ा रहा था इंडियन पॉलिटी के हम अंदर जो हम चीज़ पढ़ चुके थे वो है संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के किस प्रकार संविधान का निर्माण हुआ। उसके बाद हमने संविधान सभा के बारे में पढ़ा, कितने सदस्य थे, क्या प्रक्रिया थी, कैसे संविधान सभा का निर्माण हुआ और उस संविधान सभा ने किस प्रकार भारत के संविधान को बनाया और पूर्ण किया। उसके बाद हम अगली चीज़ जो है हमारे टॉपिक में वो है उद्देशिका यानी संविधान की प्रस्तावना। देखिए काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम पढ़ते हैं इसमें भाई क्या है अपनी प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना जो है उसके प्रथम दर्शन हमें देखने को मिले नेहरू द्वारा दिए गए उद्देश्य प्रस्ताव में। किसमें? पंडित नेहरू द्वारा जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया उसमें हमें प्रस्तावना की झलक जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि कालांतर में वही उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, अब भारत में जो सबसे पहली लाइन लिखी हुई है क्या है वो? हम भारत के लोग। क्या लाइन लिखी हुई है? हम भारत के लोग। अब इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य देखो, हम भारत के लोग अर्थात वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये लाइन जो है ये हमने ली गई है यूएसए से। वहाँ भी लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऐसे ही हमारे देश में लिखा गया है हम भारत के लोग। अब इससे तात्पर्य क्या है? इससे तात्पर्य है कि भारत का जो संविधान है वो भारत के लोगों ने ही बनाया है। कोई बाह्य व्यक्ति इसमें सम्मिलित नहीं था या उसके किसी भी प्रकार की बाह्य शक्ति के हम दबाव में नहीं थे। भारतीयों के लिए जो संविधान बनाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के द्वारा बनाया गया है और संविधान भारतीय लोगों के लिए है। इसलिए कहते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग। और हमने जो संविधान बनाया है उसमें जो लोकप्रिय संप्रभुता है, क्या? लोकप्रिय संप्रभुता जो है अर्थात जो सर्वोच्च शक्ति है वो किसको दी गई है? जनता को अर्थात लोगों को दी गई है। तो इस हम भारत के लोग से तात्पर्य क्या है कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के लिए है और भारतीयों के द्वारा बनाया हुआ है। भारतीयों के द्वारा बनाया गया संविधान है और इसमें अंतिम शक्ति जो सर्वोच्च शक्ति है वो किसे दी गई है? भारत के लोगों को। लोकप्रिय संप्रभुता जो है वो भारतीय लोगों के हाथ में है। इसका तात्पर्य है हम भारत के लोग। अब हम आगे प्रस्तावना में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मैं आपको बता दूं कि भारत 15 अगस्त 1947 को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश जो है वो बन गया था। अब इसका मतलब क्या होता है कि भारत जो है वो आंतरिक एवं बाह्य रूप से, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से क्या है दोस्तों? स्वतंत्र है। इसका मतलब क्या है? आंतरिक रूप से स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि भारत जो है भारत के क्षेत्र में भारत के लोगों के लिए किसी भी तरह का कानून बनाने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है और उसे लागू करने के लिए स्वतंत्र है। हम हमारे देश में अगर कोई कानून बनाते हैं तो किसी दूसरे देश में ना तो पूछेंगे, ना अनुमति लेंगे, ना उसके दबाव में आकर कोई कानून बनाएंगे। समझ गए? क्या है इसका मतलब? कि भारत क्षेत्र के अंदर किसी भी तरह का कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र हम लोग
हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं किसी भी तरह का भारत के संविधान में जो है, जिस मूल ढांचे में भारत का संविधान है, उस संविधान के अंतर्गत एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा हम कानून हमारे लोगों के लिए बना सकते हैं। हम किसी बाह्य व्यक्ति के दबाव में नहीं हैं कि उसके कहने पर या उसकी अनुमति लेने के बाद ही हम कानून बना सकते हैं। इसलिए हम आंतरिक रूप से क्या हैं, स्वतंत्र हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्या है, बाह्य रूप से हम किस प्रकार स्वतंत्र हैं। बाह्य रूप से स्वतंत्रता का तात्पर्य यहाँ पर कि भारत किसी भी देश के साथ संधि करने, वार्ता करने या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का सदस्य बनने या उसकी सदस्यता छोड़ने या उसके आदेशों को मानने या न मानने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र है। हम किसी भी बाह्य शक्ति के अंडर में नहीं हैं, उसके अधीन नहीं है। हम अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने, अपनी विदेश नीति का निर्धारण करने, किसी भी संस्था को जैसे यूएनओ ही उसे समर्थन देने या ना देने के लिए हम पूर्णतः क्या हैं, स्वतंत्र हैं। अब आप पूछोगे साहब भारत यूएनओ की बात मानने के लिए बाध्य है या नहीं है, तो बिल्कुल बाध्य नहीं है। भारत चाहे तो यूएनओ की बात माने या नहीं माने, पर भारत जो है विश्व शांति की बात करता है। इसलिए भारत ऐसी संस्था जो विश्व में शांति स्थापित करने की बात करती है उसका सहयोग करता है, उसके साथ एकदम हाथ बढ़ाता है कि भाई भारत में या फिर पूरे विश्व में जो है शांति स्थापित हो सके। तो इसलिए उसके प्रयासों की हम सराहना करते हैं और उस संस्था के हम सदस्य हैं। या फिर ऐसा हो कि अगर मान लो कोई संस्था है, यूएनओ ही अगर कोई गलत काम करने लग जाए तो हम उसे छोड़ सकते हैं, बाकायदा बिल्कुल स्वतंत्र हैं। उसके अलावा हम बाध्य नहीं है यूएनओ की किसी बात को मानने के लिए। अगर हमको लगे कि वो कुछ किसी प्रकार की अलोकतांत्रिक बात कर रही है, अलोकतांत्रिक चीज़ किसी अपने विश्व में स्थापित करने की कोशिश कर रही है, तो हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं कि उसकी बात नहीं माने। ठीक है मित्रों, भारत आंतरिक और बाह्य रूप से पूर्णतया स्वतंत्र है। अब आगे हम आते हैं, अगला शब्द जो है हमारे लिखा हुआ है प्रस्तावना में, वो क्या है, समाजवादी। अब ये समाजवादी शब्द का क्या मतलब होता है? देखिए मैं बता दूं, भारत जो है समाजवाद की तरफ झुका हुआ था शुरू में, क्योंकि पंडित नेहरू जो है वो एक समाजवादी व्यक्ति थे। तो भारत के शुरुआती जो है आप कानून वगैरह देख लीजिए, उसमें समाजवाद की अधिक झलक हमको दिखती है। अब समाजवाद होता क्या है, देखो किसी भी राष्ट्र में एक तो होती है उत्पादन की इकाइयाँ, किसकी, उत्पादन की, और होती हैं वितरण की। अब ये उत्पादन और वितरण के साधनों पर किसका अधिकार हो, समाज का। तो वहाँ पर क्या होता है मित्रों, समाजवाद होता है। वहाँ पर क्या होता है, समाजवाद होता है। अब देखते हैं हम किस प्रकार, क्योंकि भारत में भी ऐसी प्रारंभ में जो है, जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद कानून बने और 1991 तक के जो कानून थे उनमें कहीं ना कहीं हमको समाजवादी लक्षण जो है वो देखने को मिलते थे। जैसे हम बात करें, पहली बात बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम। इसलिए देखिए इसमें दिखता क्या है कि भारत जो है अपने बैंकों को सेंट्रलाइज कर रही थी। उसके अलावा भूमि सुधार से तात्पर्य है कि भारत विकास के कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति को की भूमि को ले सकता है, उसका अधिग्रहण कर सकता है। अर्थात हम ये जो हमारी भूमि है वो सिर्फ हमारी नहीं वरन पूरे समाज की है। यदि हमारी भूमि को समाज की आवश्यकता है, समाज को आवश्यकता है हमारी भूमि की, तो बेशक वो हमारी भूमि ले सकती है। इस प्रकार की जो भावना है वो किस में आती है, वो समाजवाद के अंतर्गत आती है। तो समझ गए समाजवादी से क्या तात्पर्य है, उत्पादन एवं वितरण के साधन पर किसका हो स्वामित्व, समाज का हो। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं आपको, 1991 के बाद जब देश में व्यापक मंदी हुई, तब उस समय तत्कालिक वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा एलपीजी की नीति लाई गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। कौन सा, भूमंडलीकरण। अब इससे तात्पर्य क्या था, देखो उदारीकरण से, जिसे हम समाजवादी व्यवस्था थी, पहले उद्योग धंधे स्थापित करना बहुत कठिन था, क्योंकि आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था, उसी के बाद ही आप अपना उद्योग जो है वो विकसित कर सकते थे, लगा सकते थे। तो इसमें कई लाल फीताशाही चल जाती थी, आपको रिश्वत देकर करना पड़ता था, लाइसेंस बड़ी मुश्किल से मिलता था। तो बहुत ही कठोर नीतियाँ थी हमारे देश में व्यापार करने की।
और उसके अलावा जो है सिर्फ सरकारी ही उद्योग खुल सकते थे, कुछ निश्चित उद्योग ही थे जो प्राइवेट थे, बाकी लगभग सारे उद्योग वो सरकारी थे, सरकार के अंडर में थे। तो कहीं ना कहीं इससे विकास में बाधा आ रही थी। उसके बाद एलपीजी की जो नीति आई उसमें पहले आया लिबरलाइजेशन अर्थात उदारीकरण। इसमें हुआ क्या, व्यापार करने की जो नीतियां थी भारत सरकार ने उन्हें सरल बनाया। अब व्यक्ति को इतना अधिक लाइसेंस का वो नहीं लेना पड़ता था। व्यक्ति आराम से भी जो है अपना व्यापार जो है वो शुरू कर सकता है। वर्तमान में तो व्यापार करने के लिए सरकार प्रोत्साहन देती है, लोन देती है कई तरह के, कि अपना कार्य जो है शुरू करें और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। उसके बाद जो यहाँ है निजीकरण अर्थात प्राइवेटलाइजेशन। निजीकरण से तात्पर्य क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले के टाइम 1991 से पहले जो अधिकतर उद्योग थे वो सरकारी थे, सरकारी लोग ही, सरकारी संस्थाएं जो है उन्हें चलाती थी, तो कम उद्योग धंधे जो है इस देश में स्थापित थे। उसके बाद निजीकरण की नीति लाई गई, इसके द्वारा उद्योग धंधों को निजी व्यक्तियों के द्वारा खोला गया, जिससे कि देश का अधिक विकास हो सका। और भूमंडलीकरण जो है उससे क्या तात्पर्य होता है, उससे तात्पर्य है कि विदेशी कंपनियां जो हैं वो भारत में आकर व्यापार कर सके और भारतीय कंपनियां जो हैं वो विदेश में जाके व्यापार कर सके। एक तरह से भूदेव कुटुंबकम की अवधारणा पर ये भूमंडलीकरण जो है वो कार्य करता है। तो इसके बाद जो है एलपीजी की नीति अपनाई गई, लाल फीताशाही का अंत हुआ, उद्योग धंधे जो हैं वो भारत में धीरे धीरे खुले और भारत का विकास हुआ। और 1991 के भयंकर आर्थिक संकट के बाद जो है भारत उभरा और आज एक तरह से सबसे जो है उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में जो भारत की गिनती होती है। इसके बाद अगला शब्द जो है हमारी प्रस्तावना में वो है पंथ निरपेक्ष। देखो पंथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य है, पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है भारत का कोई राज्य धर्म नहीं होगा, अर्थात भारत किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, भारत सभी धर्मों को संरक्षण देगा, भारत सभी धर्मों को आगे बढ़ने का समान अवसर प्रदान करेगा। किसी एक विशेष धर्म के लिए कोई भेदभावपूर्ण नीति नहीं होगी, सभी धर्मों के लिए जो है वो समानता रखेगा, अर्थात सर्वधर्म संभव। क्या सर्वधर्म संभव जो है इस नीति पर भारत कार्य करता है। लेकिन हम पाश्चात्य देशों की बात करें तो पंथ निरपेक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है धर्म से तटस्थता अर्थात धर्म से दूरी। लेकिन हमारे यहाँ जो पंथ निरपेक्ष का अर्थ है वो धर्म से दूरी ना होकर क्या है, धर्म हम सबको मानते हैं, सबका हम सम्मान करते हैं, लेकिन किसी एक विशेष धर्म के प्रति हमारा झुकाव नहीं है। हम सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं, सभी धर्मों के अस्तित्व को जो हम स्वीकारते हैं और सभी धर्मों को आगे बढ़ने का हम समान अवसर देते हैं। अर्थात भारत एक किस प्रकार का देश है, एक पंथ निरपेक्ष देश है। उसके बाद अगला शब्द जो आता है वो आता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब इस लोकतंत्रात्मक गणराज्य का क्या अर्थ है, देखिए इसमें एक होता है जन सहभागिता, अर्थात भारत के प्रशासन में, भारत के शासन में जनता की सहभागिता होती है। अब देखिए लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र, अब दो शब्द मैं आपको बताता हूं, एक तो है राष्ट्राध्यक्ष और दूसरा है शासनाध्यक्ष। ठीक है मित्रों, अब राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है, जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। जैसे भारत के हम उदाहरण की बात करें तो कौन है हमारे राष्ट्रपति, ठीक है। और अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो कौन है वहां पर, ताज, क्राउन, ठीक है मित्रों। ऐसे ही हम शासनाध्यक्ष की बात करते हैं तो भारत में कौन है, प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर ही कहाँ है, ब्रिटेन में या इंग्लैंड में जो है, ठीक है। अब मैं साथ में साथ भारत के साथ इंग्लैंड का उदाहरण क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं बताता हूं, देखो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का मतलब होता है कि जहां पर शासनाध्यक्ष का जो पद है वो वंशानुगत नहीं है, वहां पर क्या होता है मित्रों, लोकतंत्र होता है। क्या होता है, लोकतंत्र होता है। जैसे हम भारत का उदाहरण ले, क्या भारत के प्रधानमंत्री का पद वंशानुगत है, क्या एक प्रधानमंत्री का बेटा ही सदैव प्रधानमंत्री बनता है, नहीं है। भारत में एक चुनाव की प्रक्रिया है जिसमें जो बहुमत दल का नेता होता है, लोकसभा के चुनाव में बहुमत दल का जो नेता होता है वो कौन बनता है,
वो हमारे देश का प्रधानमंत्री बनता है। अतः हमारे देश में क्या है दोस्तों, लोकतंत्र है। और इंग्लैंड में भी क्या होता है, इसी प्रकार होता है, चुनाव होता है, उसके माध्यम से जो है प्रधानमंत्री बनता है। तो भारत और इंग्लैंड दोनों में क्या है, लोकतंत्र है। अब हम बात करते हैं गणतंत्र की। किसकी, गणतंत्र की। तो अगर जहां पर राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर गणतंत्र होता है। जैसे भारत का हम उदाहरण लें, भारत के राष्ट्रपति का पद जो है, भारत का राष्ट्रपति जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं, कैसे, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट कौन डालते हैं, हमारे विधानमंडल और संसद के सदस्य। और उन्हें चुनता कौन है, उन्हें हम चुनते हैं, भारत की जनता उन्हें चुनती है। और तो भारत की जनता के प्रतिनिधि के रूप में वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट डालते हैं और राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो हमारे प्रतिनिधि हमारी ओर से जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। इसलिए राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस प्रकार का होता है, अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता राष्ट्रपति को चुनती है। लेकिन ये राष्ट्रपति का पद जो है वो वंशानुगत नहीं होता, इसलिए जो है भारत में क्या है, गणतंत्र है। क्या है, गणतंत्र है। और इसके विपरीत अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो वहाँ तो अभी भी राजतंत्र है, क्योंकि वहाँ ताज का शासन है। तो भारत में तो क्या है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, गणतंत्रात्मक लोकतंत्र जो है वो कहाँ है, भारत में है। और इंग्लैंड में किस प्रकार का लोकतंत्र है, राजतंत्रात्मक लोकतंत्र। समझ के आप लोकतंत्रात्मक गणराज्य से क्या तात्पर्य है, क्योंकि भारत के जो शासन प्रशासन है, भारत का जो सरकार यहाँ पर चलती है उसमें जन सहभागिता होती है। लोगों की सहभागिता से, लोगों के वोट से जो है वो सरकार बनती है और वो उनके प्रति उत्तरदायी होती है। क्योंकि अगर वो ढंग का काम नहीं करे तो चुनाव के माध्यम से जनता जो है अगले चुनाव में, अगले कार्यकाल में उन्हें हटा सकती है। ठीक है मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और आप इसी प्रकार की क्लासेस के लिए, अच्छी क्लासेस के लिए जो है आप जरूर से जरूर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और आपके कोई सुझाव, प्रश्न कुछ भी हो तो आप जरूर से जरूर जो है उन प्रश्नों को जो है आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप सुझाव देंगे तो आपके और अच्छी क्लासेस, लाइव क्लासेस वगैरह, पेपर सॉल्यूशन वगैरह वो सब आपके लिए स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो आप जरूर से जरूर हमारे कमेंट करें। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, एक जो हमने पहली लाइन पढ़ी थी, भारत के लोग, तो भारत के प्रस्तावना में भारत के लोग शब्द भी है और हम देख रहे हैं यहाँ के समस्त नागरिकों। तो इस समय हमारे प्रस्तावना में नागरिक शब्द भी है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है दोस्तों। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, कि हम भारत के लोगों को न्याय देते हैं। और न्याय किस प्रकार का, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है, सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है दोस्तों, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि दीनहीन, पिछड़े और हाशिए पर स्थित जो वर्ग होते हैं, कौन से, दीनहीन, पिछड़े और हाशिए पर स्थित, हाशिए पर स्थित जो वर्ग होते हैं। हाशिए पर स्थित वर्ग से क्या तात्पर्य, हाशिए से स्थित वर्ग पर तात्पर्य है कि समाज में जो हमारे वर्ण व्यवस्था प्रचलित है उसके माध्यम से कुछ नीची जाति के लोग होते हैं, उन्हें समाज जो है प्रगति के अवसर नहीं देता और वो पिछड़ते जाते हैं और समाज की परिधि में जो है वो अंतिम रेखा पर वो लोग पहुंच जाते हैं, बिल्कुल एंड में पहुंच जाते हैं। तो उन्हें बोलते हैं हम हाशिए पर स्थित वर्ग जो होते हैं वो होते हैं। तो इस प्रकार के दीनहीन जो है, पिछड़े वर्ग जो हैं, हाशिए पर स्थित जो वर्ग हैं, उन वर्गों के उत्थान के लिए काम करेगी। इन वर्गों का जो उत्थान होता है वो किस प्रकार का न्याय होता है, वो सामाजिक न्याय होता है। दूसरा जो है हमारा आर्थिक न्याय है, मतलब व्यक्ति को उद्योग खोलने, किसी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के लिए समान अधिकार जो है वो दिए हुए हैं। तो इस प्रकार जो है आर्थिक न्याय हो जाता है। और राजनीतिक न्याय से क्या है, जन सहभागिता, जन उत्तरदायित्व है, अर्थात भारत के प्रत्येक लोग को शासन में भागीदार होने का अधिकार है और उसे लगता है कि वो शासन में योगदान दे सकता है तो वो चुनाव भी लड़ सकता है। इसके बाद देखिए हमें प्रस्तावना में स्वतंत्रताएं दी गई हैं, कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। हम देखते हैं विचार, भारत का जो व्यक्ति है वो लिखित और मौखिक रूप से,
लिखित और मौखिक रूप से अपने विचार प्रकट कर सकता है, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है। देखिए मित्रों, हमने पहले न्याय पढ़ा था, तो प्रस्तावना में जो है 3 प्रकार का न्याय बता रखा है। कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। एक बात ध्यान रखना, प्रस्तावना में कानूनी न्याय की बात नहीं है, ये हम आगे संविधान में पढ़ेंगे, क्योंकि सिर्फ प्रस्तावना है, ये मोटा मोटा रूप और बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे संविधान का वो बताती है। जरूरी नहीं इसमें सभी बातें लिखी हुई हो, क्योंकि विस्तार पूर्वक संविधान जो है वो इस अपने मूल आधार को, मूल ढांचे को ध्यान में रखकर बनाया गया था। तो भारत का संविधान जो है वो भी नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था उसी उद्देश्यों के आधार पर बनाया गया था। तो भारत की जो प्रस्तावना है इसमें कानूनी अधिकार की बात नहीं की गई है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन तो इसमें सब में से देखो जो है वो पूछ लिया जाता है। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता क्या है कि व्यक्ति लिखित और मौखिक रूप से अपने विचार प्रकट कर सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है। विश्वास, धर्म और उपासना क्या है? व्यक्ति किसी भी धर्म में अपना विश्वास रख सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है और किसी भी धर्म के रीति रिवाज जो है वो अपना सकता है। व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता है किसी भी धर्म में रहने की, अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने की और धर्म को मानने की और धर्म के रीति रिवाजों का पालन करने की। और दूसरा है इसमें समता। तीसरा समता। समता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा की समता से क्या तात्पर्य है कि हम देखते हैं जब अंग्रेजों का काम था तो अंग्रेजों के भले के लिए कोई कार्य करता तो जैसे केसर हिंद, इस प्रकार की उपाधियां देकर समाज में एक प्रतिष्ठा का विषय बनाया जाता कि यार ये अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति है क्योंकि इसे उपाधियां मिली हैं और ये कम प्रतिष्ठित व्यक्ति है। तो इस प्रकार उपाधियों का अंत कर दिया गया और सभी को प्रतिष्ठा के आधार पर समान व्यक्ति बना दिया गया। तो प्रतिष्ठा की समता है। उसके अलावा अवसर जो है व्यक्ति को आगे बढ़ने और अपना समाज का विकास करने के बराबर अवसर प्राप्त हैं, इसलिए अवसर की समता भी हमारे संविधान में जो है प्रस्तावना में लिखी हुई है। आगे देखते हैं कि प्रस्तावना जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करता है। अब मैंने आपको देखो पहले पंथ निरपेक्ष शब्द पढ़ाया, समाजवाद पढ़ाया, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो शब्द हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 से संविधान में जोड़े गए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 तो समाजवाद, नंबर 2 पंथ निरपेक्ष और नंबर 3 जो है हमारा वो कौन सा है? अखंडता। ठीक है, आई बात समझ में? समाजवाद शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 से प्रस्तावना में जोड़े गए और यही एकमात्र संशोधन जो है वो प्रस्तावना में अब तक हुआ है। ठीक है मित्रों, इसके अलावा हम देखें जो प्रस्तावना में संविधान निर्माण की तिथि है वो क्या बताई गई है? 26 नवंबर 1949 और हिंदी माह के आधार पर हम देखें तो क्या है? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। और इसके अलावा ये लोग जो है संविधान को क्या करते हैं? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये शब्द जो है वो लिखे हुए हैं किसमें? प्रस्तावना में। प्रस्तावना में मैंने आपको बताया कि जो हमारा संशोधन है वो एक बार हुआ है 42वां, उससे 3 शब्द जोड़े गए हैं। बहुत ही हिट क्वेश्चन है, कई बार कम से कम 20-25 बार मैंने एग्जामों में देख रखा है कौन कौन से शब्द हैं, घूम घूम कर आ जाता है। समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है और अखंडता है। इस 42वें संविधान संशोधन की डेट याद रखना क्योंकि ये बहुत सारी जगह पर आएगा और इसे मिनी संविधान भी कहते हैं क्योंकि इस समय बहुत सारे चेंजेस संविधान में किए गए थे। आगे हम देखते हैं, देखते क्या है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इसके संदर्भ में हम 2 वाद पढ़ते हैं। कौन सा? बेरुवाड़ी और केशवानंद भारती। ये वाद जो है ये कब का है? ये 1973 का है और ये कौन सा है? 1960 का है। अब देखिए बेरुवाड़ी वाद में क्या हुआ था कि न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। ठीक है मित्रों, आगे समझ में आपको प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। इसके विपरीत जो केशवानंद भारती है उसमें कहा था कि संविधान का भाग
संविधान का भाग है। ठीक है मित्रों, बेरूबाड़ी मामले में इसके अतिरिक्त न्यायालय ने क्या कहा कि यद्यपि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में संविधान का निर्माण करते समय प्रस्तावना रही होगी, लेकिन फिर भी संविधान के किसी अनुच्छेद में प्रस्तावना का जिक्र नहीं है, इसलिए संविधान प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। और अपने ही निर्णय को पलटते हुए केशवानंद भारतीवाद में जो है न्यायालय निर्णय देता है कि संविधान का भाग जो है वो प्रस्तावना है। मैं आपको बता दूं, कुछ ही दिन पहले 5 या 6 दिन पहले ये केशवानंद भारती जो हैं इनका स्वर्गवास हो चुका है। ये केरल के थे, एक मठ के अधिकारी थे, मठाधीश थे, तो इनकी भूमि जो है अधिग्रहण कर ली गई थी, उस संदर्भ में इनका वाद था। तो इस वाद के माध्यम से जो है प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया। इसके अतिरिक्त जो है बातें कही गई, इसमें वो क्या थी कि प्रस्तावना जो है वो संशोधन योग्य है। क्या है? संशोधन योग्य है। ठीक है मित्रों, उसके अलावा जो है ये क्या है, प्रस्तावना संविधान की व्याख्या करने, क्या करने, संविधान की व्याख्या करने में सहायक है, करने में सहायक है। कैसे? अगर मान लो कोई अनुच्छेद है, कोई नया अधिनियम है, नया कानून है, वो संविधान में जोड़ा जाता है, तो संविधान के वो अनुसार है या नहीं, संविधान की मूल भावनाओं से अलग तो नहीं है, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है, वो आधार किसे माना जाता है, वो इसी प्रस्तावना को आधार माना जाता है। प्रस्तावना के आधार पर ही उस कानून की तुलना की जाती है, उसका जो व्याख्या की जाती है, भाई ये संविधान परक है या नहीं है। तो अर्थात प्रस्तावना जो है वो संविधान की व्याख्या करने में सहायक है। इसके अलावा एक और बात थी कि प्रस्तावना जो है वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। क्या नहीं है? न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात प्रस्तावना जो है वो संविधान के किसी भी भाग को छायांकित नहीं करेगी, अर्थात उसे ढकेगी नहीं, उसको ओवरलेप नहीं करेगी। ठीक है मित्रों, तो मुझे उम्मीद है आपको ये प्रस्तावना जो है भली प्रकार से समझ में आई होगी। एक बार हम और रिवीजन कर लेते हैं इसका। देखो क्या होता है, प्रस्तावना की सर्वप्रथम झलक कहाँ मिली हमें? उद्देश्य प्रस्ताव में देखने को मिली। इसके बाद हमने पढ़ा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम भारत के लोग क्या होता है। भारत के लोग अर्थात लोकप्रिय संप्रभुता जो है वो किसके हाथ में है? भारत की जनता के हाथ में। उसके बाद हमने पढ़ा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, अर्थात भारत जो है आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है। उसके बाद हमने पढ़ा समाजवादी क्या होता है, समाजवाद से तात्पर्य क्या है, अर्थात उत्पादन और वितरण के साधनों पर किसका अधिकार हो? समाज का अधिकार हो। ये समाजवादी शब्द भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। इसके बाद हमने लोकतंत्रात्मक गणराज्य पढ़ा, पंथ निरपेक्ष पढ़ा, क्या पढ़ा? पंथ निरपेक्ष पढ़ा। ये पंथ निरपेक्ष भी जो है वो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार के हमें जो है संविधान में न्याय दिए गए हैं, स्वतंत्रता दी गई है, समानता दी गई है, कब संविधान के लागू करने की तिथि बताई गई है। उसके बाद संविधान का भाग प्रस्तावना है या नहीं, इसके बारे में जो भी चर्चा हुई वो हमने देखी। हमारी क्लास आज पूर्ण होती है। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हम और अच्छी नई ऊर्जा से आपको ये वीडियो दे सकें। धन्यवाद।